Hello students, in this video I will discuss the solution of the examination that was held on 7th February. Students, ये आपका पेपर 1 सॉल्यूशन है जेईई मेन का, जिसमें आपके 3 पेपर होंगे। उनमें से पहले पेपर का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कोई प्लेन है बेटा, इसके अंदर हमने इस तरह से कोई प्लेन कंसीडर करा और वो कोई 2 पॉइंट इसके अंदर दे दिया आपको। एक इसने 1, 2 और -3 दिया है और दूसरा पॉइंट दिया है बेटा -1, -2 एंड 1। 2 पॉइंट हो गए इस प्लेन के अंदर है एंड इज पैरेलल टू द लाइन। ये प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल भी है। ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन दे रखा है। इसका पासिंग पॉइंट क्या निकलेगा बेटा 2, -1 एंड 0। वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, मेन हमें इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए लाइन के, या लाइन के पैरेलल वेक्टर के। वो है बेटा 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 दीज आर द DRs ऑफ दैट लाइन। अब देखिए, अगर कोई प्लेन लेते हैं हम, जैसे यही प्लेन लेते हैं, ये हमारा पेपर है, हमने इसको ले लिया और इसके एक लाइन पैरेलल है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, तो डेफिनेटली जो इसका DR है इस लाइन का या इसके पैरेलल लाइन का वेक्टर का DR है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, लाइन को तो शिफ्ट करके रख नहीं सकते, लेकिन इसके जो पैरेलल वेक्टर है इस लाइन के, उसके DR को यानी उस वेक्टर को हम यहाँ पे ला के रख सकते हैं, क्योंकि उसके पैरेलल होगा। तो कहने का मीनिंग हुआ कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर इसमें ये रहा जो कि AB पॉइंट से बन गया, और दूसरा वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है वो कुछ ऐसा वेक्टर बन गया, ये वाला। ये वेक्टर मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें एक वेक्टर ऐसा मिल जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो जो n वेक्टर होगा वो AB और इस वेक्टर के DR को हम कोई नया वेक्टर ले लेते हैं AC। ये हमारा AC हो गया, उठा के हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। AC मत लिखो आप इसे कि जी हमारा पॉइंट तो था ही नहीं, आप इसे कोई भी वेक्टर B लिख दो। तो ये वेक्टर B हो गया, आप C भी ना लिखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो AB है और ये वेक्टर जो B है, ये आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, एक प्लेन में आएंगे और ये नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन डिज़ाइन होगा कि नॉन कोलिनियर होगा। अगर ये कोलिनियर हो गया फिर तो इन्फॉर्मेशन ये सेम ही हो जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर इसके अगर कोलिनियर हो गया तो ये वेक्टर से हमें कभी नॉर्मल वेक्टर नहीं मिल पाएगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट से, क्योंकि वो 0 बन जाएगा। तो AB क्रॉस हमें B निकालना है और ये बेटा आ जाएगा आपका I J K। AB वेक्टर कैसे होगा, दिस माइनस दिस 0I, या AB को B माइनस से लिखना चाहते हो तो इस तरह से दिस माइनस दिस दैट इज -2I, दिस माइनस दिस दैट इज -4J एंड दिस माइनस दिस +4K। इस तरह से वेक्टर आ गया बेटा AB। तो AB आ गया -2, -4 और 4। आप AB निकालें BA निकालें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर अपवर्ड्स हो डाउनवर्ड्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम DRs निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया AB और एक B वेक्टर के DRs क्या है 2, 3 और 4। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं I। इसको ओपन कर लेते हैं, -16, -12 -J। ये कितना बैठेगा बेटा -8, और ये J निकाल रहे हैं तो -8 और -8 और +K, ये कितना हो जाएगा बेटा -6 एंड +8। तो बेटा ये बन जाएगा -28I माइनस प्लस हो जाएगा 16J एंड प्लस माइनस बनेगा बेटा ये +2K। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो -14, 2 से डिवाइड करेंगे 8 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये आपके DRs आ गए। मैंने IJ के यहाँ से हटा दिया बेटा, DRs मिल गया आपको किसके। अभी देखो ऑप्शन कौन सा है इसका, 14, -8 एंड -1। इसमें दे रखा है -14, 8 और 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई DR चाहे AB वेक्टर चाहे BA वेक्टर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा 14, -8 और -1 भी हो सकता है। दोनों आंसर वैलिड है, कुछ भी लिखे आपको, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर चाहे अपवर्ड्स हो चाहे डाउनवर्ड्स हो, उससे प्लेन की इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही प्लेन चेंज होने वाला है, वो यूनिक प्लेन ही बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट A be a square matrix of order 3
हुज ऑल एंटीज आर 1। तो एक कुछ आपकी मैट्रिक्स इस तरीके की है बेटा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आगे है I3 भी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो I3 भी आपको नोन है। I3 बन गया बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 आ गया। आगे कहता है देन A माइनस 3I3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहीं पे इसको जनरेट कर लेते हैं, 3I3 हो जाएगा। केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 3 और 3, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है A माइनस 3I3। तो A माइनस 3I3 क्या हो जाएगा बेटा, कि ये मैट्रिक्स ही आनी है, कुछ नया नहीं आना। चलिए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो इसको इसमें सबट्रैक्ट करना है तो कितना मिल जाएगा बेटा, -2 1 0, ये भी 1 आएगा। इसके बाद 1 -2 1 एंड 1 1 एंड -2, ये आपका A माइनस 3I3 आ गया। अब देखिए हमें देखना है, सबसे पहले ऑप्शन आया इन्वर्टेबल और यहाँ पे एक ऑप्शन आया नॉन इन्वर्टेबल। तो ये तो हमारे 12th हम पढ़ते ही इसमें पता ही होता है कि इन्वर्टेबल तब होगा जब डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स X ले लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे दे रखा है किसी मैट्रिक्स X का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेबल। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो नॉन इन्वर्टेबल हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट निकाला जाता है बेटर है। तो हमने इसका DET ऑफ A माइनस 3I3 ये हमें फाइंड करना है। चलिए जी निकाल लेते हैं। -2 ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 -1 इंटू -2 -1 एंड +1 इंटू 1 माइनस +2 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका -2 4 -1 आएगा और इसके बाद इसे करेंगे तो -2 और ये भी -1 आएगा, फिर लिखेंगे तो 1 और 2 मिल जाएगा। अब देखिए रिजल्ट कितना आ गया, -6, ये -3 +3 और ये +3, ये क्या आ गया बेटा इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ये इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉडुलस का 0 आ गया, इसका मतलब नॉन इन्वर्टेबल होगी। तो और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर नंबर 3 ठीक हो जाता है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन दिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये लाइन पर हमें कोई पॉइंट लेना है वेरिएबल, ये एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लिया बेटा। अगर हम इसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करें तो 15 से डिवाइड करें तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और ये 1। तो ये इंटरसेप्ट 5 और ये 3 है। एक रफ आइडिया ले लिया हमने लाइन के लिए। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक पॉइंट बताना है जो इक्विडिस्टेंट हो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ठीक है। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करा x1 y1, ठीक है। और हमने कहा भाई यहाँ पॉइंट इससे और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे। अब बच्चा है कि सर पॉइंट तो यहाँ पे भी आ सकता है, मान लीजिए ये पॉइंट ये आ गया, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए। कि भाई हम इसी वजह से तो x1 y1 ले रहे हैं। x1 y1 वेरिएबल है हमारे, कोई दो पॉइंट x y पॉइंट नहीं, पॉइंट तो एक ही है। x1 y1 जो है क्या है, दो अननोन। तो ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है हमारे एक्सिस से। तो x1 y1 की वैल्यू जो भी आएगी, हो सकता है कि यहाँ 1 2 मिल जाए तो यहाँ पे -1 तो 2 या कुछ ऐसा मिल जाए, तो उस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, पॉइंट इसमें भी जा सकता है। यहाँ पे तो फील हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, कभी भी इम्पॉसिबल है। और यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं कि लाइन पॉइंट ने इस क्वाड्रेंट में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये केवल यहाँ पे या यहाँ पे आपका बन सकता है। तो ऑप्शन तो 1 और 2 फर्स्ट नज़र आता है, फोर्थ भी होता है। हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व होने वाला है। अब हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट निकालेंगे, ये ओरिजिन है आपका, यहाँ से एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस बोलेंगे तो ये y1 मिलेगा बेटा x1 और ये मिलेगा x1। अब यहाँ से अगर कोई कहे नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं समझता, तो क्योंकि बच्चे को मैं कहूँगा कि भाई मॉडुलस लगा दो, मॉडुलस ऑफ y1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1, तो बच्चे सर मॉडुलस क्यों लगाया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपने फॉर्मूला 11 में पढ़ा हुआ है, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन है आपकी, कौन सी लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट के इक्वेशन एक्स का क्या होता है बेटा, y इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया 0x प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0। और अगर मैं x1 y1 से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो आपको अब दिखेगा कि P1 डिस्टेंस ये जो होने वाली है, इससे P1 बोल दीजिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट पुट करो इस लाइन में, 0x1 प्लस y1 प्लस 0 अपॉन अंडर क्या आता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब बच्चों को लगेगा हाँ सर आप तो ठीक बोल रहे, जैसे मॉडुलस ऑफ y1 ही मिलना चाहिए।
तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ x1 बोला जाना चाहिए। तो मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ y1, यहाँ से हमें x1 y1 निकालना है। और x1 y1 कहाँ लाई करेगा बेटा, इस लाइन पे। तो इस लाइन पर रख दीजिए 3x1 प्लस 5y1 इक्वल टू 15। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे इससे आपको दो इक्वेशन और मिलने वाली है, क्योंकि एक बार तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, y1 मॉडुलस ओपन होने पर, और एक बार क्या मिलेगा बेटा, x1 इक्वल टू माइनस y1। वो कॉमन है दोनों के लिए, तो इस इक्वेशन को हम दोनों साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x1 प्लस 5y1 इक्वल टू 15, और यहाँ पे भी 3x1 प्लस 5y1 इक्वल टू 15। अब आपकी इच्छा है, पहले क्या निकालना चाहते हैं, एक पॉइंट यहाँ से निकलने वाला है, एक पॉइंट यहाँ से निकलने वाला है, तो 2 पॉइंट आएंगे। 2 पॉइंट के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा ट्रू है, इनमें से ना तो ये एक क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये भी एक क्वाड्रेंट, और यहाँ से 3 पॉइंट आने चाहिए थे। तो मैं ख्याल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर क्वेश्चन में कहीं नन ऑफ दिस लिखा होता है, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे x1 रख दिया बेटा, यहाँ पे y1 की जगह, तो ये आपका हो गया बेटा 8x1 इक्वल टू 15। तो x1 हो गया 15/8, तो इससे आपका 15/8 और ये भी 15/8 मिल गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा ये पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर यहाँ पे x1 की जगह -3, ये y1 पुट कर दे, 3y1 हो जाए प्लस 5y1 इक्वल 15, तो ये बन जाए बेटा 2y1 इक्वल 15, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, y1 इक्वल 15/2, और x1 ये कितना आ गया, y1 15/2, और x1 कितना है बेटा, इसका माइनस टाइम्स निकलेंगे, तो यहाँ पे देखो तो -15/2। तो आपके दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि क्वेश्चन करने से पहले ही दिख रहा था कि फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है, और इससे पहले IIT में भी आया हुआ क्वेश्चन है। Let z be a complex number such that the principal value of argument of z is positive। इसका मीनिंग अगर हम यहाँ पे आर्गेंट प्लेन बेटा ड्रॉ करें तो z आपका कहीं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज अगर ये थीटा पॉजिटिव है, जो कि क्या है आर्गुमेंट ऑफ z है, वो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद इसने कहा, यहाँ पहले इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि आर्गुमेंट z पॉजिटिव है। और अगर हम इसको फिगर से देखना चाहें तो माइनस ऑफ z कहा जाएगा बेटा। एक कोई भी एग्जांपल अगर सोचें हम 1 + i, तो माइनस ऑफ z क्या बनेगा, -1 - i, या नहीं। तो माइनस ऑफ z कोई मैंने देखा, अब केवल यहाँ देखता चला जा रहा हूँ। तो माइनस ऑफ z इसके अकॉर्डिंग, अगर ये a + i भी है और जनरल वे में देखना चाहते हैं, तो माइनस ऑफ z हो जाएगा बेटा -a - i भी। तो ये पॉइंट यहाँ पे ही आना है, ये -z हो गया। और जैसा कि हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ में जाते हैं, जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या बनना चाहिए बेटा, -π - θ। तो अगर ये एंगल है तो इस fx के लिए हो गया। तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं, अगर आर्गूमेंट ऑफ z हमें थीटा लेट करते विच इज़ पॉजिटिव, तो आर्गूमेंट ऑफ -z हमें और फाइंड करना है कि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो बेटा -π - θ बनना चाहिए। जितना भी होगा, ये 45 है तो -π - 45, π - π/4, तो इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बेटा, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ -z फाइंड करना है। तो आर्गूमेंट ऑफ z थीटा प्लस π - θ, थीटा कैंसिल हो जाए बेटा, रिजल्ट आपका क्या मिल जाए, पाई। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बायनोमियल से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। और इस तरह क्वेश्चन आजकल काफ़ी आते हैं बायनोमियल से, जब भी आएगा तो सम ऑफ सीज पे जनरली मिलता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे क्वेश्चन में इसको 2 पार्ट में अगर देखूँ, तो यहाँ पे मुझे ये बायनोमियल के कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ पे 2, 5, 8, 11 और 62 तक गए। तो ये शायद हमें AP नज़र आ रही है। ध्यान देखिए 2 से 5 पे पहुँचे, 3 डिफरेंस हुआ, यहाँ पे भी 3 डिफरेंस हुआ, यहाँ पे भी 3 डिफरेंस हुआ। तो ऐसे समस्या करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो सिग्मा, और AP वाला जनरल टर्म निकालने के लिए बड़ा आसान है। 2, 5, 8 के लिए डिफरेंस बना 3, तो इसको लिखते हैं 3r। और ये सोचो कि हम 0 से स्टार्ट हो गए, तो 0 रखने पे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे 2, तो ये इसको केवल 2 ऐड कर लीजिए और चेक करो। अब ये जैसे आप 10th में निकालते थे जनरल टर्म ऑफ AP, वो ये 0 रखा तो बेटा 2 मिल गया, 1 रखा तो 5 मिल गया। और इसको 20cr, देखो अपर सबस्क्रिप्ट क्या है बेटा, वो तो क्या है सेम, लोअर सबस्क्रिप्ट जो है चेंज हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे r लिख लेते हैं। और ये रिजल्ट हो गया समीशन 0 to 20 तक जाना है। अब चेक कर सकते हैं आप एक बार और कि ठीक बना है नहीं बना।
आर को 0 रखिए तो ये 2 मिल गया, फिर 20C 0, फिर आर को 1 रखिए 5 मिल गया, 20C 1, और वहाँ पे लास्ट भी चेक कर लिए एक बार, आपने यहाँ 20 रखा तो 62C 20, यस ओके है। और ये समीशन वेरिएबल यहाँ पर आर है, इसको हम समीशन को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए, r इंटू 20C r और सिग्मा, अब मैं बाद में लिख लूँगा r इक्वल टू 0 20, अभी यहाँ से चल रहे थे और 2 को बाहर रखते हैं, कॉन्स्टेंट है बेटा, समीशन वेरिएबल केवल r है। तो आप देख रहे हैं कि इस r का एलिमिनेशन होना चाहिए, ये वैल्यू तो हमें नोन है, r इक्वल टू 0 से 20 तक है, तो इसकी वैल्यू तो आप सभी जानते हैं 2 टू द पावर क्या बन जाएगी बेटा 20। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने कई बार पढ़ा है बेटा ये रिजल्ट NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर टिल NCn x टू द पावर n, ये एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल का। अगर यहाँ पे मैं n को 20 ले लूँ, या केवल ये देख लो कि अगर मैं x को यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो बेटा 2 की पावर n बनेगा, और ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCn। तो ये रिजल्ट याद करने के लिए हमेशा कहा जाता है कि NC0 से लेके NCn तक का समीशन 2 टू द पावर n बनना है। तो इस तरह से 0 से लेके 20 तक सारे टर्म मिलने, 0 रखेंगे तो 20C0, 1 रखेंगे तो 20C1 समीशन है, सिग्मा लगा हुआ है तो 2 की पावर 20 हो गया, तो 2 की पावर 21, तो ये बन जाता है हमारा। कमी यहाँ पे आर की, इस आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है 19CR-1, ये आपने पढ़ा होगा, NCR इज इक्वल टू n अपॉन आर n माइनस 1CR-1, ये प्रॉपर्टी हम NCERT में खूब प्रूव करते हैं, क्वेश्चन भी है NCERT प्रॉपर्टी फॉर्म में भी है। तो ये r से r एलिमिनेट हो गया। अब थोड़ा ध्यान रखना, r इक्वल टू 0 से 20 तक जा रहे थे आप, तो ये 20 आउटसाइड ले लें क्योंकि समीशन वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल तो r है 19CR-1। अब r इक्वल टू 0 पे c डिफाइन नहीं होगा तो इसके जस्ट आगे वाला रख के देखें, उस पर भी डिफाइन ना हो तो फिर उससे आगे वाला रख के देखें। तो यहाँ पे बेटा मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया, जबकि यहाँ r इक्वल टू 0 से 20 तक था, कोई इसको चेंज नहीं कर सकते हम, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या रखा, r इक्वल टू 1 रखा, तो जरा इसे ओपन करके देख लें क्या बनता है। 19C 1 रखा तो 0, फिर 19C 2 रखा तो फिर ये 2 रखने पे 1, और टिल 19C 20 रखा तो 19। यस, ये तो सर कंप्लीट कोफिशिएंट्स आ गए, NC0, NC1, NC2 टिल NCn। ये ध्यान रखना जब भी इसको ओपन करना है तो सारे कंप्लीट कोफिशिएंट्स आपके आने चाहिए। तो 2 टू द पावर n, तो ये हो गया 60 इंटू 2 टू द पावर 19, तो ये आपका प्लस 2 टू द पावर 19, ये 21 और है। अब यहाँ से क्या करें बेटा, 2 की पावर 19 और इसे भी 2 इंटू 30 लिख लें, क्या दिक्कत है, कॉमन तो आएगा, है ना। तो 2 टू द पावर पूरा 20 कॉमन, एक और 2 लिख लो 15, तो ये हो गया आपका 15 और 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर कितना आ गया बेटा 21 कॉमन, और ये 15 प्लस 1 16 हो गया, तो 2 की पावर 21 इंटू 16 यानी कि 2 की पावर 21, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 25। चेक कर लेते हैं इसमें आंसर क्या है, 2 टू द पावर 25, तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है पेपर का, इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ देखिए ये जो f ऑफ x ग्रेटेस्ट ऑफ पाई स्क्वायर लिखा है, फिर x लिखा है, यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट के अंदर फिर x है, ये यहाँ पे आपको गिवन है कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको ये π/4 पुट करना है, f/4, f माइनस पाई, f पाई या f π/2 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन देखिए आसान है क्वेश्चन, क्योंकि केवल सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट निकालूँ तो पाई ऑलमोस्ट 3.14 होता है, उसका स्क्वायर जो बनने वाला है अप्रॉक्सीमेटली क्या बनेगा बेटा 9 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम उसका ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आखिर ये मिलने क्या वाला है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में आएगा x के, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो माइनस पाई स्क्वायर भी एग्जैक्टली क्या बनेगा, माइनस का अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग, तो ये -10 पहुंच जाएगा आपका। -9 देखो नंबर लाइन में पहुंच जाओ, -10 यहाँ होगा, -9 ये होगा, तो -9 पॉइंट समथिंग ये होगा। तो इससे पीछे वाला इंटीजर रिजल्ट देता है, जस्ट अपने से पीछे वाला देगा रिजल्ट आपका, ये हमेशा इंटीजर है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इनकी वैल्यू क्या नहीं है। तो हमारा फंक्शन फाइनलाइज हुआ बेटा, ये तो बन गया cos ऑफ 9x, और बेटा पाई स्क्वायर से क्या मिल गया cos ऑफ, ये माइनस का 9x आएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा, cos ऑफ -10x आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमने इसको cos 9x और cos ऑफ माइनस कितना होता है, cos थीटा होता है, तो cos ऑफ कितना बन गया बेटा 10x बन गया। ये f ऑफ x की वैल्यू आ गई।
अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक चीज़ समझने की है बेटा, अगर हम यहाँ पे पाई रखते हैं, कोई ऑप्शन रख के देखते हैं पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या मिलेगा बेटा, पाई रख के देख रहा हूँ, थर्ड ऐसे उठा लिया रेंडमली कहीं से, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ, सभी जानते हैं अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो ये बेटा -1 हो जाएगा, और यहाँ पाई रखेंगे इवन मल्टीपल पाई पे +1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो नहीं होगा ऑप्शन। एक मैं f ऑफ π/2 रख के देख लेता हूँ, cos 9π/2 प्लस cos यहाँ पे π/2 रख गया, तो फिर से बन गया 5, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बना, तो ये क्या मिलेगा आपको -1, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो ये तो 0 होता ही है, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा -1, तो सीधा ये चेक हो गया। अब मैं और चेक नहीं करूँगा, वैसे मैंने ये चेक कर लिया था, ये फिर 2 का मौका नहीं मिला, वो आपका ऑप्शन 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इलिप्स से लिया गया बेटा। सॉल्यूशन देखें, पहले इसको रीड कर लेते हैं। एस एंड टी आर द फोकाई ऑफ एन इलिप्स, कोई भी इलिप्स बना लेते हैं बेटा। एंड बी इज द एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी ये बी है बेटा, यहाँ बी ले लेते हैं, और ये एस और टी किसी को भी ले लेते हैं, ये फोकाई दे रखी है बेटा, और ये एस टी बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। देन एसेंट्रिसिटी, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ बच्चा पूछता है कि सर हम पहला ही केस क्यों लें, x² + y² + b² = 1। तो एक चीज़ बताइए, एसेंट्रिसिटी एक इलिप्स की प्रॉपर्टी है, अगर कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो वो एक रेशो होती है, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देख लेना। कोई भी इलिप्स में होने, चाहे वो टिल्टेड केस हो चाहे ये वाला केस हो, चाहे वो वर्टिकल केस बने या हॉरिजेंटल या टिल्टेड केस बने, सभी में एसेंट्रिसिटी यही रहेगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, कन्फर्म है कि ऐसा भी इलिप्स आप ले लीजिए। तो हमने इसलिए बेसिक पहले वाला इलिप्स लिया जिसकी इक्वेशन आपको नोन ही है बेटा, x² + y² + b² = 1, और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, a, 0, ये होता है -a, 0, तो ये 2a डिस्टेंस हो गया बिटवीन द फोकाई, और ये हम b लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, सेमी माइनर एक्सिस, और ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो यहाँ पे tan phi ट्रिग्नोमेट्री लग जानी है, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, आप tan 60 भी यूज़ कर सकते हैं, कितना बनेगा बेटा, b/, ये बनेगा a और ये a, तो यहाँ पे मैंने a लिखा, तो √3 a को उधर ले गए बेटा b, ये एक रिलेशन हो गया, और a, b और e में हमारा रिलेशन होता है एक और b² = a² 1 - e², तो आप इसको b² = a² अंदर मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ से a² की वैल्यू पुट कर दें, या b² की वैल्यू पुट कर लें, b² रखें तो कितना आ जाएगा बेटा 3a² e², क्योंकि हमें e फाइंड करना है, तो मैंने कहा इसको b को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4a² e² = a² कैंसिल, e² = 1/4, e की वैल्यू बेटा +1/2 लिखो, माइनस तो होती नहीं, रेशो है ये, PS/EPM होता है, तो ये आपका रिजल्ट 1/2 बनता है, 1/2 ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, और इलिप्स का 1-2 क्वेश्चन कंपटीशन में इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेईई मेन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वांटिटी का क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर लिमिट का भी एप्लीकेशन आ जाएगा आपका, 11th का भी और 12th में क्वांटिटी, तो उसका भी एप्लीकेशन आएगा, दोनों क्लासेस का ही क्वेश्चन हो गया बेटा। और इसके अंदर फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इन्वॉल्व है, तो इस ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। तो फंक्शन तो यहाँ दे रखा है, आपने पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन, तो ये फंक्शन गिवन है, ग्रेटेस्ट दे रखा है, और यहाँ पे एक तो जगह 4- है और यहाँ पे 4+ है, सभी में मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 4 पे ही देखनी है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अप्रोच करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4- ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x/4, और एक हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x/4। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 - h यूज़ करता हूँ, x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा बेटा, h टेंडिंग टू 0 लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 - h ग्रेटेस्ट के अंदर, यहाँ 4 - h, सभी जानते हैं फंक्शन में x की जगह 4 - h रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पहुँच जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है 4- और ये 4 प्लस राइट हैंड लिमिट है, तो जब 4 से कुछ कम होगा तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 4 - h यानी कि 4 से कुछ कम आएगा, तो 4 से कुछ यानी 3.9, तो ये लगभग 3 के आसपास आएगा, ये 1 से कुछ कम आएगा यानी 0.9 के अप्रोक्सीमेट,
तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, तो रिजल्ट मिल गया 3। अब इस पर आते हैं बेटा, इसमें भी हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी, तो एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और एक्स को रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस एच से। जब इसको हम 4 प्लस एच लिखेंगे तो ये 4 प्लस समथिंग है, तो 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका ग्रेटेस्ट मिलेगा आपको 4, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने बन जाएगी 1 प्लस एच बाई 4, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1.001 समथिंग, तो ये 1 मिलेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 3। तो यहाँ तक तो लग रहा है दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है, दोनों की वैल्यू 3 है। तो एक काम करें, यहाँ पे क्वांटिटी का भी आ रहा है, तो ये भी चेक हो जाए, क्योंकि इनमें से तो अब तक दिख रहा है कि बोथ द लिमिट्स एग्जिस्ट एंड इक्वल वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अब हम ये और चेक करते हैं कि इसकी f(4) क्या मिलने वाला है, तो f(4) भी यहीं चेक कर लेते हैं, x को 4 रख देते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ 4 माइनस 4/4, तो ये आ जाए ग्रेटेस्ट ऑफ 4 मिलेगा, ये 1, तो ये 3। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू आ गई है एट x इक्वल टू 4, यानी कि ये फंक्शन 4 पर बेटा क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन डेफिनेटली आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, तो इसमें सब में सी रिजल्ट मारा, उसने बता भी दिया है, ना बताएगा तो भी चलेगा, ये ध्यान रखिए। और इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आता है, ये उसने साफ साफ कह दिया है कांस्टेंट है, 0 नहीं है बट। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि सर क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, कि सर नहीं एक्स के साथ तो वाई फंसा हुआ है, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। लीनियर सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। होमोजीनियस भी की तरह भी कर सकते हैं इसको अगर चाहें तो, पर आप चेक करो होमोजीनियस, तो होमोजीनियस क्यों नहीं, क्योंकि इसकी लीनियर तो यहाँ पे डिग्री 0 बन गई है, तो ये होमोजीनियस मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई को हम v ले लेते हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। तो ये देखिए आपका सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो a² x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर dy/dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो बनेगी बेटा dv/dx -1, यहाँ से बेटा हमने ले लिया उसको, इज इक्वल टू बन गया a² और इसकी वैल्यू क्या बनेगी x प्लस वाई की v, तो ये v² बन गया। अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया बेटा, a² प्लस 1 यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा a² प्लस v² दैट इज dv/dx। अब वेरिएबल सेपरेबल हो चुका, तो v के साथ सारे dv के साथ सारे v वाले वेरिएबल ले जाते हैं, तो v² v² और यहाँ पे बेटा dx, और ये यहाँ पे केवल 1 ले लेते हैं और इंटीग्रेट बोथ द साइड। अब यहाँ साफ दिख रहा है डिग्री सेम है, तो या तो डिवाइड करेंगे या फिर एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट यहाँ होती नज़र आ रही है, प्लस a² कर लेते हैं माइनस a², तो न्यूमिनेटर इज फॉर्म्ड एज डिनोमिनेटर। तो जैसा बना लेंगे तो आपको काम हो जाएगा, यहाँ 1 का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या बन जाएगा बेटा x, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे बेटा स्प्लिट करने से एक तो बन जाएगा 1 dv, ये dv है बेटा v के रेस्पेक्ट में चल रहा था, और माइनस a² बाहर रखिए, और ये 1/v² प्लस a², और ये dv इज इक्वल टू x। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन बाद में c अप्लाई कर देंगे वहाँ पे, ये इंटीग्रेशन v हो गया, और ये भी सीधा फॉर्मूला लग गया 1/a tan इनवर्स x/a, सभी को याद रहता है, यहाँ पर v/a लिखना है, x की जगह क्या है यहाँ पे v x। तो v की वैल्यू और पुट कर दीजिए x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई जैसे ही रखूँगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई, तो x से x और कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट बन गया y और प्लस c और अप्लाई कर लीजिए कहीं भी, किधर भी जिधर आपका मन करे, क्योंकि अब इंटीग्रेशन फाइनलाइज हो चुका है। तो y आ गया, इसको माइनस c इधर लिया है, इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, उधर ले जाने पे a tan इनवर्स, v को भी प्लेस कर दें x प्लस वाई वैल्यू, x प्लस वाई अपॉन ए, तो y माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए। अब tan इनवर्स को इधर ले आते हैं, tan इनवर्स की फॉर्म में कोई भी रिजल्ट नहीं, सब tan की फॉर्म में, तो इसको हमको इधर लिया है, तो tan ऑफ ये बन गया y माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन ए। तो देखो x प्लस वाई अपॉन ए केवल हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब बच्चा इसमें डर जाएगा तो y माइनस सी है, अरे मैं इसको नया c लिख दूँ, ठीक है, तो ये
माइनस ऑफ सी भी लिखा आ सकता है, माइनस ऑफ C1 भी लिखा आता है, कांस्टेंट है। अरे मैं यहाँ पे C ना लिख के माइनस C लिख दिया, फ़र्क क्या पड़ता, तो माइनस C आ गया प्लस C आता, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये भी आंसर ठीक है। तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए बना दिया ज़बरदस्ती कि उसको रिजल्ट तो यही आ रहा होगा, उसको ज़बरदस्ती माइनस C कर दिया। हमने हमारे हिसाब से माइनस C पहुँच गया, लेकिन वो प्लस C कर दिया उसे। तो अगर हम कॉन्स्टेंट को माइनस C यहाँ लिखते या C यहाँ ना लिख C ना लिख के यहाँ पे ऐड हुआ होता तो y प्लस C चल रहा होता। तो आप इतना समझते कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।